गुड मॉर्निंग। आज आपका आज का आपका मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 5। यही आपका आज कंटिन्यू रहेगा। मॉड्यूल नंबर 5 है आपका। जो इसका नाम है वह है चुंबकत्व और संधारित्र। इंग्लिश में इसे मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर्स कहते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नेम्स आपको याद रखने होंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में आपको कैपेसिटर्स को हिंदी में ही कैपेसिटर्स लिख करके पूछ दिया जाता है। तो आपको सिर्फ संधारित्र याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखना होगा, कैपेसिटर्स। उसी तरह से चुंबकत्व का इंग्लिश वर्ड आपका हो गया मैग्नेटिक। सब कुछ आपको जो कम से कम जो बेसिक जो टर्म्स हैं उसके इंग्लिश आपको जानने होंगे। इसलिए आपको यहाँ पर मैंने जितने भी मेन जो टर्म्स हैं उसका इंग्लिश अनुवाद में मैंने दे दिया है। लेसन नंबर ये आपका 48 रहेगा। इसमें आपको चुंबकीय परिपथ के बारे में, उसके कारक, स्वतः प्रेरित ईएमएफ और हस्त प्रेरित ईएमएफ यानी कि मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में, मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स है उन सब के बारे में, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस पार्ट के अंत में आप क्या क्या कौन कौन से बिंदुओं को स्पष्ट करने योग्य हो जाएंगे। इस पाठ के अंत में आप एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय कारक जैसे एमएमएफ, रिलक्टेंस जिसको प्रतिस्तंभ भी कहते हैं, फ्लक्स, फ्लक्स घनत्व, इसके अलावा और भी बहुत से कारक जो कि चुंबकीय परिपथ में से जुड़े हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आप उन सभी बिंदुओं को स्पष्ट कर पाने योग्य होंगे। नेक्स्ट आपको स्वतः तथा हस्त प्रेरित ईएमएफ भी आपको जानने को मिलेगा, और हिस्टेरेसिस के बारे में, हिस्टेरेसिस लूप के बारे में, मैग्नेट की आकर्षण शक्ति का वर्णन के बारे में, इन सारे बिंदुओं पर आपको जानकारी मिलेगी और आप उससे स्पष्ट भी कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं चुंबकत्व वाहक बल, जिसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म एमएमएफ होता है। ठीक है, तो ये है क्या? ये एक्चुअली किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में एक तरह से ड्राइविंग फोर्स का कार्य करता है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स यानी कि जो इसको चलाता है, तो इसमें क्या फ्लो होता है? फ्लक्स फ्लो होता है। ठीक है, जैसे आपका विद्युतीय सर्किट में ड्राइविंग फोर्स होता है आपका ईएमएफ, ईएमएफ ना हो तो उस विद्युत सर्किट में कुछ भी ना हो। आप ईएमएफ देते हैं तो धारा प्रवाहित होती है सर्किट में। उसी तरीके से यहाँ पर एमएमएफ है। एमएमएफ की वजह से ही आपके चुंबकीय जो आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है उसमें आपका फ्लक्स फ्लो होता है। ठीक है, जो कार्य वहाँ, जो चीज आपका विद्युत सर्किट में धारा का है, वही फेस यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट यानी कि जो मैग्नेटिक सर्किट में आपका इसका है फ्लक्स का है। ठीक है, तो अब आते हैं चुंबकत्व वाहक बल पर। तो यह वह बल है जिसके द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र आखिर है क्या? ये तो फ्लक्स लाइंस का ही कॉम्बिनेशन है। इसमें फ्लक्स लाइंस ही तो होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने में सहायक होता है, फ्लक्स लाइंस को फ्लो कराता है। ये जितना ज्यादा होगा फ्लक्स लाइंस उतने ही ज्यादा फ्लो करेंगे, आपका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। ठीक है, जिस प्रकार इलेक्ट्रोमोटिव बल में वृद्धि से एक विद्युतीय सर्किट में अधिक धारा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार एमएमएफ में वृद्धि से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। ये एम्पियर टर्न को शॉर्ट फॉर्म में आप एटी भी लिख सकते हो, टी फॉर टर्न और ए फॉर एम्पियर। ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या है? चुंबकत्व वाहक बल, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल छोटा सा पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ इस तरह से आपका यहाँ पर डायग्राम्स इस तरह से दे दिया जाए और यहाँ पर टर्न की संख्या दी जाए, टर्न की संख्या दी किया जाए, आप इस डायग्राम से पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 4 है, 1 2 3 एंड 4। आप कहीं से भी काउंट कर लो, अगर नीचे से भी काउंट करो तो 1 2 3 एंड 4। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जहां से नंबर ऑफ यहाँ पर से टर्न शुरू हुआ था तो इन क्या हुआ? इसी पोजीशन के इक्विवेलेंट, देखिए इसी पोजीशन के इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर ये जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा ऐसे मुड़ जाता तो आप नीचे की तरफ से आप काउंट करते तो 5 हो जाते नंबर ऑफ टर्न, ऊपर से अगर काउंट करते तो 4 हो जाते। तो इसे इस तरीके से कॉइल को बनाया जाता है
कि आपका अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो एंड आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। और फिर यहीं से आपका इस तार को खींच करके इस तरीके से, और फिर यहाँ से खींच करके और फिर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हम ज्वाइन कर देते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और इसमें कुंडली में, इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू आपकी अगर दी जाएगी तो आप कैसे निकालोगे एमएमएफ, पूछा जाएगा इसमें, इस सर्किट में एमएमएफ क्या होगा। जैसे आपका क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया था, ये रहेगा आपका। मान लेते यही आपका सर्किट है, उसको यहाँ से आपका ये ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आपका ये सर्किट इस तरीके से ज्वाइन। आप जानते हो कि बंद परिपथ में ही धारा प्रवाहित होती है, तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी इस डायग्राम को देख करके कि आखिर इसमें करंट आया कैसे। इसलिए मैंने इस डायग्राम को थोड़ा पूरा करने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक बैटरी से ही जोड़ दिया है, या फिर किसी भी तरह का आप एसी सप्लाई भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आपने एक दे दिया है, ठीक है। तो अब तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो धारा की मात्रा जो है, इसमें जो भी धारा की प्रवाहित हो रही है उसकी मात्रा मान लेते हैं दे दिया है 5 एम्पियर, ठीक है। धारा कितना दे दिया है यहाँ पे, 5 एम्पियर। धारा आपको 5 एम्पियर दे दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिख रहा है। तो आपको इसका एमएमएफ कैलकुलेट करने के लिए अगर बोला जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। वो क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, n इंटू आई। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, यानी कि क्वाइल में, यानी कि कुंडली में घुमावों की संख्या, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर 4 है। और I क्या है यहाँ पर, एम्पियर, करेंट की मात्रा। तो करेंट की ये मात्रा कितना दिया गया है आपको, 5 एम्पियर, ठीक है। 5 एम्पियर आपको दिया गया है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आएगा, 20। तो 20 जो हो गया आपका एमएमएफ हो गया, और मात्रक यहाँ पर लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 20 एम्पियर टन। एमएमएफ कितना आ गया इस क्वेश्चन के लिए, 20 एम्पियर टन। इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो छूटना नहीं चाहिए। और वो ना छूटे इसके लिए आपको ये फॉर्मूला, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है इसका, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एमएमएफ, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू आई। यहाँ पर n क्या है, कुंडली में घुमावों की संख्या, और I क्या है, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, ठीक है। और ये जो एमएमएफ है आपका, वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 4 फैक्टर्स हैं आपका, धारा। धारा यहाँ पर जितनी, ये जो कुंडली में आपकी जो धारा प्रवाहित हो रही थी, ये धारा जितनी ही ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका यहाँ पर एमएमएफ होगा, ठीक है। इस विद्युतीय सर्किट में उतना ही ज्यादा आपका एमएमएफ होगा। वही फिर आपका सेकेंड फैक्टर क्या है, चक्रों की संख्या। चक्कर की संख्या आपके जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इसमें आपका क्रोन की, चक्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका एमएमएफ होगा। ये चीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोन की लंबाई। क्रोन की लंबाई क्या, क्रोन की लंबाई पे क्या डिपेंड करेगा, ये क्रोन की लंबाई आपकी, ये जो क्रोन है कुंडली के अंदर जो रखा गया है, ये मटेरियल सिलेंड्रिकल टाइप का आपको दिख रहा है, इसी को क्रोन कहते हैं। पहले भी मैंने बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जो पहली बार यहाँ पर स्लाइड देख रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने बता दिया है कि इसी को क्रोन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कोर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्रोन। तो क्रोन की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, क्रोन की लंबाई ज्यादा होगी ज्यादा आपका एमएमएफ होगा। क्रोन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्या मतलब होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूरा सिलेंडर का ही क्षेत्रफल निकालने लगते हैं, वो नहीं होता है। अनुप्रस्थ का मतलब है कि अगर इस लाइन में, ये जो आपका लाइन है, इस एक्सिस के थ्रू, देखिए इसका अगर सेंटर ऑफ लाइन इस तरह से कीजिए तो ये हो जाएगा, इसी में, इसी के क्रॉस आपका ये इस तरीके से कुंडली में आपका धारा प्रवाहित हो रही है, और यही इसका सेंटर ऑफ लाइन है, ठीक है। सेंटर लाइन अगर इसका ड्रॉ करें तो यही होगा। आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ चुके हो तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस सेंटर लाइन के लंबवत हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है।
इसका लंबवत हम एक रेखा खींचते हैं। लंबवत यानी कि इस जो कि इससे 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। तो ये आपने लंबवत खींच लिया। देख सकते हो आप कि इस वाले लाइन से और इस ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के जो बीच है वो एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। तो इस वाले लाइन के क्रॉस आप इस क्षेत्रफल को, अगर आप इस ये जो सिलिंड्रिकल टाइप का आपका कोर दिख रहा है उसको आप काटोगे तो कोई नया एरिया, जैसे कि यहाँ पर एक दिख रहा है गोला टाइप का, उस तरह से यहाँ पे भी कुछ दिखेगा। इसको काटोगे तो कोई एरिया आपका विजिबल होगा। उस विजिबल एरिया का क्षेत्रफल जो आप निकालोगे वही होता है कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ यानी कि वो लंबवत, ठीक है। ऊपर से इस तरह से आप काटोगे, इस तरीके से नहीं, इस ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके थ्रू नहीं काटना है आपको, वर्टिकल लाइन के क्रॉस काटोगे। अनुप्रस्थ का वही मतलब होता है, अनुप्रस्थ का काट का मतलब होता है वर्टिकल लाइन के क्रॉस आपको अगर काटते हो तो जो एरिया आपका विजिबल होगा उसका क्षेत्रफल आपका उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका डायमीटर ज्यादा होगा। तो डायमीटर यानी कि व्यास ज्यादा होगा, तो वो जितना ही ज्यादा होगा आपका एमएमएफ उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। उस पर भी आपका डिपेंड करता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो आपका है ये, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये ऊपर वाले डायग्राम में इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 दिए गए हैं। इसको मतलब यहाँ पर आपको 100 बनाया नहीं गया है, लेकिन आपको लिखा गया है कि 100 यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। घुमावों की संख्या जो है वो 100 है। और यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी से कनेक्टेड है, यहीं से सप्लाई जा रही है। और आपका यहाँ पर ये जो है करंट आपका यहाँ पर मेजर किया गया है एमीटर लगा के, तो कितना आ रहा है 1 एम्पियर। यहाँ पर उतनी ही सप्लाई दी गई है, यहाँ पर उतनी ही सप्लाई दी गई है कि आपका यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आपका करंट जो है वो 90 फ्लो हो रहा है, ठीक है। सॉरी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, सॉरी करंट जो है यहाँ पर 1 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। और वही अगर इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न जो है वो 200 है। और धारा कितनी फ्लो हो रही है, यहाँ पर एमीटर लगा करके मेजर किया गया है, तो यहाँ पर सप्लाई इतना ज्यादा दिया गया है कि यहाँ पर जो धारा है इतना ही कि 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर भी धारा 1 एम्पियर है और इस सर्किट में भी धारा 1 एम्पियर है। अंतर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न 100 है और यहाँ पर 200 है। तो अगर दोनों सर्किट का हम एमएमएफ निकालें, फॉर्मूला आपको पहले बता दिया गया है, तो इस सर्किट में क्या होगा, n इंटू आई यानी कि 100 इंटू 1, यानी कि यहाँ पर आ गया 100 एम्पियर टर्न। और वही इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 200 इंटू 1 यानी कि 200 एम्पियर टर्न। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न जैसे ही आपने डबल किए तो आपके जो एमएमएफ है उसकी भी वैल्यू आपके डबल हो गई। तो इस तरीके से हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर अफेक्ट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि घुमावों की जो संख्या होती है वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है, ठीक है। और वही यहाँ उसको कंक्लूजन क्या है, मोर टर्न ऑफ वायर, जितना ज्यादा वायर में आपका टर्न होगा ऑन द क्वाइल, क्वाइल के वायर में जितना ही ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मोर मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जैसा कि आपने कैलकुलेट किया है कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल थे तो एमएम भी आपका डबल हो गया है, ठीक है। तो जस्ट उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। अब आते हैं इस डायग्राम पे। यहाँ पर आपने एक सप्लाई से इसको कनेक्ट किया है, डीसी सप्लाई से, और यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। इस वाले डायग्राम में भी नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, लेकिन यहाँ पर करंट चेंज कर दिया गया। यहाँ पर सप्लाई देखिए आप, यहाँ पर 2 ही सेल लगाए गए हैं, यहाँ पर 3 सेल लगाया गया, ठीक है। तो इस सेल को बढ़ा देने से क्या हो गया कि इस सर्किट में धारा जो है वो 2 एम्पियर हो गई है, जस्ट डबल फ्लो हो रही है। इस वाले पूरे सर्किट में आपका धारा जो है इस तरीके से फ्लो होगा, तो इस जो धारा है इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। एमीटर आपने लगाया है तो उसे मेजर करने पर ये पता चला आपको। तो यहाँ पर अगर दोनों सर्किट में हम एमएमएफ निकालें तो क्या होगा, n इंटू आई यानी कि 100 इंटू 1, इस वाले सर्किट में 100 इंटू 1 यानी कि 100 एम्पियर टर्न। और वही इस सर्किट की बात करें तो 100 इंटू 2 यानी कि 200 एम्पियर टर्न। तो आप यहाँ देख रहे हो कि धारा की मात्रा बढ़ाने से भी ये जो धारा जो है दोनों सर्किट में अगर डबल हो गई, किसी वजह से डबल आपने कर दिया, तो फिर क्या हो रहा है, आपका एमएमएफ भी डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लेस मैग्नेटिज्म लिखा गया है, आपको समझ में आ जाए बाद में।
अगर वॉल्यूम भी सही से ना हो, आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी तरीके से, किसी वजह से, तो आप यहाँ पर लिखा हुआ जो चीज है उससे भी आप समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है लेस मैग्नेटिज्म। इस केस में लेस मैग्नेटिज्म हो रहा है, यहाँ पर आपका मोर मैग्नेटिज्म हो रहा है, और वो भी कितना ज्यादा, ट्वाइस एज मच। यहाँ पर जितना था उसका जस्ट 2 गुना। डबलिंग द करेंट थ्रू ए कॉइल विल डबल द मैग्नेटिज्म जनरेटेड इन द कॉइल। यहाँ इस कॉइल में जितना भी मैग्नेटिज्म आपका दोनों में अगर कंपेयर करें, तो जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है इसकी अपेक्षा इसमें डबल हो जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने करंट को इसकी अपेक्षा इस पे करंट जो है वो आपने डबल कर दिया है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ करंट अफेक्ट्स द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर करंट का अमाउंट आप चेंज करते हो तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फैक्टर्स आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है चुंबकशीलता, ठीक है। अब जानते हैं कि चुंबकशीलता क्या होती है। चुंबकशीलता को कहीं कहीं बुक्स में पारगम्यता भी लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में परमिएबिलिटी कहते हैं। इसका भी आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी ठीक वैसे ही परमिएबिलिटी को परमिएबिलिटी ही लिख दिया जाता है हिंदी में भी। और अगर आपको इंग्लिश वर्ड इसका नहीं पता होगा तो आप जानते हुए भी क्वेश्चन छोड़ करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो अगर हम विद्युतीय सर्किट से इसको कंपेयर करें, जैसे हमने एमएमएफ को किया था, तो अगर हम विद्युतीय सर्किट से कंपेयर करें, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से अगर आप कंपेयर करें, तो वहां पर जो चीज कंडक्टेंस का होता है, जो रोल कंडक्टेंस यानी कि चालकता का होता है, आप क्या देखते हो कि चालकता अगर किसी मटेरियल का ज्यादा होता है तो उस विद्युतीय सर्किट में धारा ज्यादा प्रवाहित होती है, यही तो आप देखते हो, ठीक है। अगर कोई विद्युतीय सर्किट बना हुआ है, विद्युतीय सर्किट जहाँ पर रेजिस्टेंस हो और आपका इलेक्ट्रिकल कोई सोर्स हो, बैटरी वगैरह जो भी हो, ठीक है, वहां पर जस्ट एक रेजिस्टेंस रहेगा या फिर आपका रेजिस्टेंस रहेगा वहां पर, ठीक है। विद्युतीय सर्किट में आपका रेजिस्टेंस रहेगा। तो आपका क्या होता है, वहां पर आप आपका जो भी रेजिस्टेंस के लिए आपने मटेरियल यूज किया है, कॉपर ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप देखते हो कि जिस मटेरियल की चालकता ज्यादा होती है, अगर मटेरियल के एक सेम सर्किट आप लेते हो, बस मटेरियल आपने चेंज कर दिया है, कॉपर की जगह आपने अगर आयरन ले लिया है, तो आप देखते हो कि दोनों सर्किट में धारा की जो मात्रा है वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप रेजिस्टेंस की जगह आपने एक लकड़ी ही ले लिया, लकड़ी अगर आप ले लोगे तो क्या होगा, धारा तो जीरो ही हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि इसकी चालकता शून्य है, ये चालक है नहीं, ये कुचालक है, ठीक है। तो आप देखते हो कि चालकता ज्यादा होती है विद्युतीय सर्किट में, तो धारा की मात्रा भी ज्यादा फ्लो होती है विद्युतीय सर्किट में। ठीक वैसे ही आपका मैग्नेटिक जो सर्किट है, चुंबकीय जो आपका परिपथ है, उसमें चुंबकशीलता यानी कि पारगम्यता जितनी ज्यादा होगी मटेरियल की, वो जो आपने कोर में जो मटेरियल रखा है उसकी मटेरियल जो होगी अगर ज्यादा, उसकी पारगम्यता अगर ज्यादा होगी, तो क्या होगा, उसमें उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उसके थ्रू जो प्रवाहित होगा उसकी वजह से, वो भी आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में मदद करता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मतलब जितनी ज्यादा पारगम्यता होगी, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उतना ही प्रबल होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। किसी पदार्थ की पारगम्यता, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की जो पारगम्यता होती है वो उस पदार्थ का वह गुण है, ये एक तरीके का गुण है उस पदार्थ का, जिसके कारण उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में मदद मिलती है, ठीक है। जैसे धारा के प्रवाह में चालकता मदद करता था, ठीक वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में पारगम्यता मदद करता है। तो अगर किसी आपका चुंबकीय जो परिपथ है उसमें परमिएबिलिटी जो है वो अगर ज्यादा रहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा प्रवाहित होंगे। अब आते हैं इसके प्रतीक पे, ठीक है। मेरे ख्याल से पारगम्यता जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके प्रतीक पर आते हैं। तो इसका प्रतीक क्या होता है, म्यू। इसको इस तरीके से लिखते हैं और प्रोनाउंस करते हैं इस तरीके से, म्यू, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो है वो आपका हेनरी पर मीटर होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म एच पर एम, ठीक है। एच यहाँ पर कैपिटल ही लिखना है आपको, स्मॉल लेटर नहीं लिखना है, ध्यान देना है आपको। और मीटर के लिए स्मॉल एम ही लिखना है, कैपिटल एम का मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रा क्या हो गया, एच फॉर हेनरी, एम फॉर मीटर, एच पर मीटर, एच पर एम, ठीक है, हेनरी पर मीटर। इसका मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि गणितीय रूप क्या होता है,
म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, अब आते हैं कि ये आखिर ये फैक्टर्स हैं क्या, म्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है एंड म्यू आर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो म्यू है वो आपका है निरपेक्ष पारगम्यता, यानी कि उस पदार्थ का जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको हमेशा पता रहता है, म्यू नॉट जो होता है वो निर्वात की पारगम्यता होती है, ये आपका कैलकुलेट किया गया पहले से। निर्वात क्या होता है, निर्वात यानी कि वहां पर कुछ भी ना हो, वैक्यूम वैक्यूम हो। ठीक है, वैक्यूम यानी वहां कुछ नहीं हो, एयर भी ना हो, डस्ट भी ना हो, कुछ भी ना हो, उस मीडियम में कुछ भी ना हो, यानी कि निर्वात हो, पूरा खाली हो। ठीक है, तो उस केस में पारगम्यता को मेजर किया गया था, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, 22/7, या फिर 3.14 भी उसको कहते हैं, ये पता ही होगा। तो म्यूनट की वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स होती है वैक्यूम की, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट म्यू आर क्या है, ये है निर्वात के सापेक्ष पारगम्यता, किसकी, उस पदार्थ की, जो पदार्थ आपने कुंडली के अंदर रखा है उस पदार्थ के, या फिर जिसका भी आपको परमिएबिलिटी कैलकुलेट करना है उसका निर्वात के सापेक्ष पारगम्यता, ये चीज आपको पता करना होगा। इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा म्यू। ये जो निर्वात सापेक्ष का मतलब क्या है, ये आर फॉर रिलेटिव, रिलेटिव को ही हम हिंदी में सापेक्ष कहते हैं। ये आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे देखिए कोई भी चीज है, कोई किसी चीज का अगर आपको लेंथ मेजर करना होता है तो आप क्या करते हो, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, इस तरीके से बोलते हो। तो इसको किससे कंपेयर किया जाता है, इसका एक मानक आपने फिक्स किया हुआ है 1 मीटर, उसी से तो कंपेयर करते हैं। तभी तो आप 2 मीटर है या 3 मीटर, आप जानते हो कि 1 मीटर कितना लंबा होता है, उसी से आप कंपेयर करते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी पदार्थ का जो पारगम्यता है वो हम निर्वात से कंपेयर करते हैं कि निर्वात का वो कितना गुना है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, निर्वात के सापेक्ष पारगम्यता। निर्वात का चूंकि पारगम्यता जो है वो फिक्स है, वो कैलकुलेटेड है, वेल कैलकुलेटेड है पहले से ही, तो वो आपको पता है। तो उसी के सापेक्ष हम लोग किसी भी पदार्थ का पारगम्यता हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ये स्लाइड पूरा क्लियर हो गया होगा। म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस पे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको म्यू नॉट का वैल्यू हमेशा पता ही रहता है। आपको म्यू अगर दिया होगा तो म्यू आर कैलकुलेट करना होगा, अगर म्यू आर दिया होगा तो म्यू कैलकुलेट करना होगा। इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, मेरे ख्याल से आपसे अब बन जाएगा। अगर ये आपको याद होगा, याद रहेगा ये फॉर्मूला, तो आपका बन जाएगा। और इसका मात्रक जो होता है वो आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम्स में मात्रक भी पूछ दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि मात्रक क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि म्यू जो होता है वो निरपेक्ष पारगम्यता है, म्यू नॉट आपका निर्वात की पारगम्यता है, और म्यू आर जो होता है वो रिलेटिव पारगम्यता यानी कि सापेक्ष पारगम्यता होती है। इस चीज को कभी नहीं भूलना है, और ये जो नोटेशन है इसको कभी भी मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका रिलक्टेंस। रिलक्टेंस के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, रिलक्टेंस का जो प्रतीक है वो है कैपिटल एस, स्मॉल एस नहीं है, ये कैपिटल एस है। ठीक है, तो ये होता क्या है, अगर हम विद्युतीय सर्किट से कंपेयर करें तो जो रोल वहां पर रेजिस्टेंस का होता था, रेजिस्टेंस क्या करता था, विद्युतीय धारा के प्रवाह को वो कम करने की कोशिश करता, वो अपोज करता था। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम रिलक्टेंस का है। ठीक है, यहाँ पर रिलक्टेंस क्या करेगा, फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, वो फ्लक्स के प्रवाह को का विरोध करेगा। ठीक है, तो इसका इस तरीके से आप लिख सकते हो, बोल सकते हो कि एक चुंबकीय परिपथ में परिपथ का रिलक्टेंस, कोई भी चुंबकीय परिपथ का रिलक्टेंस क्या होगा, चुंबकीय प्रवाह का विरोध करने की अपनी क्षमता है। धारावाही कुंडल यानी कि जिस कुंडल में धारा प्रवाहित हो रही है द्वारा बनाया गया चुंबकीय फ्लक्स, आपको मैंने बताया था कि चाहे वो वायर हो या फिर कुंडली हो या फिर कुछ और हो। ठीक है, उसके थ्रू अगर आप धारा प्रवाहित होगे तो धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र आखिर क्या होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, फ्लक्स लाइंस होते हैं बहुत सारे, उसी से मिलकर के आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके अंदर अगर कोई मटेरियल आप लाते हो तो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो आपका
फील होता है, ठीक है। उसी के अंदर आपका वो जो प्रॉपर्टी है वो फील हो सकता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के ही अंदर, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, वो तो मैंने कई बार बता दिया है, मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा, याद होगा। तो धारावाही कुंडल द्वारा बनाया गया चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह कम से कम चुंबकीय रिलक्टेंस के मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है। ठीक जैसे मान लेते हैं आप यहाँ से ITI जाना चाहते हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से आप ITI जाना चाहते हो, ठीक है, अपने घर से। तो आप आपके घर से ITI जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक है आपका कच्ची सड़क से आप जा सकते हो, और दूसरा आपका एक रास्ता है जो कि पक्की सड़क है। और मौसम है आपका ये बारिश का, तो आप कौन से रास्ते से जाना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आप पक्की सड़क से जाओगे, ठीक है। मतलब जो जितना ही सुगम रास्ता है उसी को आप यूज करोगे, सुगम रास्ते को, यानी कि जहां से आपको कोई परेशानी ना हो, उसी रास्ते का अनुसरण करके आप ITI जाओगे, है ना। तो उसी तरीके से ये जो रिलक्टेंस है ये क्या है, सुगमता को कम करता है ना। धारा यहाँ पर आपको मैंने लिखा हुआ है कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसके प्रवाह को ये अपोज करता है, तो ये सुगमता को एक तरीके से कम कर रहा है। इसलिए ये फील, इसलिए आप इस लाइन को इस तरीके से भी कह सकते हो कि किसी भी आपका धारावाही कुंडल में जो कम रिलक्टेंस वाला जो भी उसको पाथ मिलेगा, जो भी कम रिलक्टेंस यानी कि कम परेशानी वाली जो पाथ मिलेगी, उसी से होकर के आपका चुंबकीय फ्लक्स फ्लो करता है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स को पास होने के लिए दो रास्ते हैं, अगर दो रास्ते आपने दिए हैं, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। सब कुछ तो आपको यहाँ पर आपको ड्रॉ करके मैं नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। जैसे आपने एक ट्रांसफार्मर में जिस तरीके से आपको इस तरीके से होता है ना, ये आपका कोर है, इसके ऊपर आपने वाइंडिंग जो है वो यहाँ पर आपने कर दिया है, और यहाँ पर आपने सप्लाई दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको दो रास्ते मिल रहे हैं। एक तो फ्लक्स यहाँ पर जो डेवलप होगा वो इसके थ्रू होकर के चला जाए, इस रास्ते के थ्रू, और या फिर आखिर इसको हो सकता है, यहाँ पर क्या है आपका एयर है, बाहर का भी मीडियम क्या है, एयर है, तो ये इसी रास्ते के थ्रू क्यों होकर के जाता है, ये बाहर से होकर के क्यों नहीं चला जाता है? क्योंकि बाहर जो आपका एयर है, वायु है, उसकी जो आपका उसका जो आपका चुंबकशीलता जो है वो ज्यादा नहीं होती है, उसकी कम होती है, ठीक है। उसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो कम होती है। और वही अगर हम इस ये जो मटेरियल आप यूज करते हो, वो सिलिकॉन स्टील जो यूज करते हो मटेरियल, तो इसकी जो पारगम्यता होती है वो बहुत अधिक होती है। इसलिए वो बाहर से ना होकर के, फ्लक्स बाहर से ना होकर के इस कोर के अंदर अंदर ही फ्लो होता है, ठीक है। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप इस पे वाइंडिंग को अगर आप लपेट देते हो, यहाँ सप्लाई दे देते हो, तो आप जानते हैं कि कुंडली में अगर आप धारा प्रवाह करोगे तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि फ्लक्स लाइंस का कॉम्बिनेशन, तो वो आपका कहीं ना कहीं से तो फ्लो होगा। तो और उसके अंदर जो मटेरियल रखा होता है वो भी चुंबक बन जाता है, ये सब तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो आपका वो जो फ्लक्स है वो इसी के थ्रू फ्लो होता है, इस पाथ के क्रॉस। वो बाहर से क्यों नहीं जाता? बाहर से इसलिए नहीं जाता है क्योंकि बाहर है आपका वायु, और वायु की जो चुंबकशीलता होती है वो कम होती है इसकी अपेक्षा, ठीक है। यहाँ पर आप मटेरियल यूज करते हो सिलिकॉन स्टील का, तो सिलिकॉन स्टील की अपेक्षा वहां पे वायु की जो पारगम्यता होती है वो कम होती है, इसलिए वो बाहर से ना होकर के इसके थ्रू होकर के जाता है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से इस लाइन को समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि धारावाही कुंडल द्वारा बनाया गया चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह कम से कम चुंबकीय रिलक्टेंस मार्ग का अनुसरण करता है। इसका क्या मतलब है, आप समझ गए। अतः चुंबकीय पदार्थों के रिलक्टेंस चुंबकीय प्रवाह के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता है। तो आप इस पूरे को आप ये लिख सकते हो, इस पूरे पैराग्राफ को आप लिख सकते हो कि चुंबकीय पदार्थ, कोई भी चुंबकीय पदार्थ का जो रिलक्टेंस होता है वो चुंबकीय प्रवाह का विरोध करने की क्षमता है, ठीक है। उसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी, जितना ही ज्यादा रिलक्टेंस होगा, वो उतना ही ज्यादा विरोध करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म पे, क्या हो सकता है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए आपको ये एक फॉर्मूला दिया गया है और दूसरा फॉर्मूला ये दिया गया है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। यहाँ पर एन क्या है आपको पहले ही बताया गया है, घुमावों की संख्या, कुंडली में घुमावों की संख्या। आई क्या है आपका कुंडली में प्रवाहित धारा, और फाई क्या है आपका, फाई है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है।
और वही सर्किट में, विद्युतीय सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका फ्लो हो रहा है वो। अब आते हैं यहाँ, एल क्या है आपका, लेंथ हो गया किसका, कुंडली का, और या फिर आप कह सकते हो कि चुंबकीय परिपथ का लंबाई, अगर कुंडली है चुंबकीय परिपथ जो है वो कुंडली के फॉर्म में है तो उसकी लंबाई, ठीक है। और यहाँ पर चुंबकीय, तो आप उसको कह सकते हो चुंबकीय परिपथ की लंबाई। म्यू क्या है आप जानते हो, वो चुंबकशीलता है, ठीक है। तो और ए क्या हो गया आपका, चुंबकीय परिपथ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सब चीजें हैं, इससे भी आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। वही है आपका ये, जैसे कि यहाँ पर कितने फैक्टर्स, यहाँ पर टोटल 4 फैक्टर्स हैं, तो उसमें से 3 फैक्टर्स आपको दे दिए जाएंगे, एक फैक्टर आपको निकालना होगा। एल अगर निकालना होगा तो म्यू ए और एस की वैल्यू दी हुई होगी, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, इसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखना, क्योंकि इस रिलेशन को बाद में भी मैं यूज करने वाली हूँ। यहाँ पर एल, ये सब हाँ, अब आते हैं, ये सब तो मैंने बता ही दिया है। अब आते हैं मात्रक पर। इसका मात्रक क्या है, मात्रक है आपका एम्पियर टन पर वेबर, ठीक है। ये कहाँ से आया, एम्पियर टन पर वेबर कहाँ से आया, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला में एन है, तो एन के लिए क्या लेते हैं, टन। ये तो नंबर ऑफ टन है ना, तो उसके लिए लेते हैं हम लोग क्या, टी। आपने देख लिया एन आई क्या है, एक्चुअली में एन आई क्या है, एमएमएफ है। एमएमएफ का ही फॉर्मूला मैंने बताया था, एन इंटू आई। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला आप कह सकते हो एम एम एफ बटा फाइव, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो एम एम एफ का मात्रक मैंने बताया था एम्पियर टन, तो वही एम्पियर टन है, डिवाइडेड बाई ये क्या है, फाइव, फाइव यानी कि फ्लक्स, और फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एम्पियर टन पर वेबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में वेबर को हम लोग कहते हैं, डब्ल्यू कैपिटल होगा और स्मॉल बी, तो इसलिए ये आपका आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इस वाले पे, एक और मात्रक है इसका, 1 डिवाइडेड बाई हेनरी। तो ये कहाँ से आया, तो उसके लिए आपको इसमें आपको पुट करना होगा, ठीक है। एल क्या होता है आपका, एल होता है लेंथ, लेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और म्यू का क्या होता है आपका, हेनरी पर मीटर। ये सब आपको पहले ही बता दिया गया है मात्रक। आपको मात्रक, अगर बेसिक जो मात्रक है वो आपको अगर पता होंगे तो बाकी सबका आप खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस यहाँ पर सारी चीजें आप रख दो, तो और उसको सॉल्व कर लो, तो आपका ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई हेनरी। तो इस वाले फॉर्मूला से आपका क्या आया है, 1 बाई हेनरी, और इस वाले फॉर्मूला से क्या आ गया है मात्रक आपका, एम्पियर टन पर वेबर। तो आपको ये दोनों ही मात्रक याद रखने होंगे। आपको मैंने पहले ही बताया है कि मात्रक से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे और पूछ दिया जाएगा कि रिलक्टेंस के मात्रक इनमें से कौन से हैं। मान लिया आपका ये दोनों मात्रक दे दिया गया है, एम्पियर टन पर वेबर, सेकंड ऑप्शन है 1 बाई हेनरी, थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाओगे, बोथ ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको, इसलिए आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट आते हैं, हम जानते हैं चुंबकीय अभिवाह या चुंबकीय फ्लक्स, इसके बारे में, दोनों सेम चीजें हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको दोनों ही चीजें याद रखनी होंगी। तो ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि है, चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो किसी तल से होकर गुजरने वाली, तल कौन सा है, किसी चालक या तार की कुंडली, ठीक है, किसी तल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की मात्रा है, ठीक है। फिर से बताती हूँ, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, यह किसी तल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की माप है। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, इससे इसका समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, या तो आप पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र को आप कंसीडर कर लो, या फिर एक यूनिट चुंबकीय क्षेत्र को, या फिर उसी तरीके से कोई भी आप एक चुंबकीय क्षेत्र चूज कर लो जो कि आपका विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही हो, ठीक है। जैसे कि एक कुंडली है आपका, कुंडली के अंदर आप धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो उसका एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बना है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र आप कंसीडर कर लो, उस एरिया से होकर के जितने फ्लक्स लाइंस आपके गुजर रहे हैं वो उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत बार आप लोग ये याद रखते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर है, ये भी याद रहेगा,
और मैक्सवेल है ये भी याद रहेगा। लेकिन ये नहीं याद होता है बहुत लोगों को कि एसआई मात्रक कौन सा है, वेबर है या मैक्सवेल है, और सीजीएस मात्रक कौन सा है, वेबर है या मैक्सवेल है। ये चीज याद नहीं रहता है, तो गलत जानते हुए भी आंसर आप गलत लगा करके आ जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा कि एसआई मात्रक जो है वो वेबर है और सीजीएस मात्रक जो है वो आपका मैक्सवेल है। ठीक है, और इसका गणितीय फॉर्म अगर देखें तो गणितीय फॉर्म में ये आपका फॉर्मूला है, चुंबकीय फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है NI यानी कि MMF डिवाइडेड बाय S, यानी कि S किसका सिंबॉलिक फॉर्म है, रिलक्टेंस का। यहाँ पर आपको लिखा भी गया है मैग्नेटोमोटिव बल डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ये इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर इसको और भी लंबा यहाँ पर मैंने और एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। रिलक्टेंस का यहाँ पर जस्ट मैंने ये फॉर्मूला रख दिया नीचे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आपको चूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा। चुंबकीय फ्लक्स अगर किसी चुंबकीय परिपथ का अगर निकालना रहेगा तो क्या क्वांटिटीज आपको प्रदान किए गए हैं और उससे आप कौन से आपको फॉर्मूला जो है वो लगाओगे तो आपका चुंबकीय फ्लक्स निकल पाएगा, ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो आपके ये दो हो गए। कौन सा एक हो गया, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, और दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया। बस रिलक्टेंस का यहाँ पर फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का, B डॉट A। ये गुना नहीं है, ये डॉट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है आपको। ये है आपका B डॉट A, यानी कि ये आपका है मैग्नेटिक, आपका इंडक्शन इसको कहा जाता है, और A क्या है आपका, एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल है आपका, जो आपने चुंबकीय क्षेत्र चूज किया है उसका क्षेत्रफल। और ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली ये क्या है, बी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ये ए भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर लिखना मैंने यहाँ पर ये एरो देना मैं भूल गई, इसका जो नोटेशन होता है वेक्टर का वो देना भूल गई मैं। तो ये दोनों का आपका दो वेक्टर्स का ये डॉट प्रोडक्ट है। वेक्टर के प्रोडक्ट दो तरीके से होते हैं, एक डॉट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आपका यहाँ पे डॉट है। डॉट का क्या मतलब होता है, डॉट का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो बी है और ये जो ए है, इन दोनों का जो बीच का जो एंगल होता है उसका कोसाइन। ठीक है, तो ये चीज आपको अब बताना होगा मुझे कि ये बी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ए कौन सा होता है। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली, देखो देखिए यहाँ पर ये आपके जो लाइंस दिए गए हैं यहाँ पर वो क्या है, आपका फ्लक्स लाइंस आपके इतने सारे सब दिखाए गए हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स लाइंस आपका दिखाया गया है, उसमें हमने एक एरिया ये वाला कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से, ये चूंकि 3 डायमेंशनल पिक्चर बना हुआ है तो इसको 2 डायमेंशनल में हमने कन्वर्ट किया, तो आपका इस तरीके से इस एरिया को आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, इस एरिया के लंबवत आपने एक रेखा खींच लिया है, लंबवत ये रेखा खींच लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ये जो डॉट की वजह से जो कॉस थीटा लोगे तो उसमें थीटा आखिर कौन सा होगा उसको समझाने के लिए मैंने ये दिखाया है। ये जो आपका एरिया था उसको हमने 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया, आपका ये सिंगल लाइन आ गया। इस सिंगल लाइन के ऊपर आपने एक लंब ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इस लंब और ये जो चुंबकीय लाइंस हैं उसके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका वो क्या, ये जो लंब है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से, और इसी पॉइंट से गुजरने वाला ये आपका एक रेखा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है आपका वो है थीटा, तो इसका कोसाइन लेना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू कोसाइन ऑफ दिस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्लक्स निकलता है। अगर ये थीटा आपका 0 होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू 1 आएगी, और cos थीटा की वैल्यू कब 1 आएगी, जब थीटा की वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, तो cos 0 क्या होता है, आप जानते हो कि 1 होता है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब आपका जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। वही अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो आपका cos 90 क्या होता है, cos 90 आपका होता है 0, तो आपका जो फ्लक्स होता है वो उस समय मिनिमम होगा। ठीक है, तो cos 90, तो आखिर ये थीटा कब 90 होगा और कब 0 होगा, अब इस चीज को समझना है। देखिए यहाँ पर उसके लिए ये एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये जो भी फ्लक्स लाइंस हैं वो इस क्षेत्र के लंबवत हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र का वो सारा ये जो फ्लक्स लाइंस है वो लंबवत है, तो लंबवत है तो इस वाले को अगर आप, ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर अगर आप एक लंब डालोगे तो वो क्या होगा, इसके ऊपर अगर आप एक लंब डालोगे तो ये जो आपका फ्लक्स लाइंस है उसके
समानांतर वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये आपका एक फ्लक्स लाइन है, ठीक है, कोई क्षेत्रफल है आपका, वो इससे जस्ट परपेंडिकुलर है, लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब आप इस पे कहीं पे भी अगर आप लंब डालते हो तो क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी अगर इस क्षेत्रफल के कहीं पे भी अगर आप लंब डालते हो तो वैसे होगा। तो देख रहे हो आप कि समांतर हो गया, ये जो फ्लक्स लाइन से एरो से जो दिखाया गया एरो वाला जो लाइन है वो फ्लक्स लाइन है, तो इसके समांतर हो गया, समांतर हो गया इसका। ये जो क्षेत्रफल आपने कंसीडर किया था जिसमें फ्लक्स लाइन फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना था, तो उसपे जो आपने नॉर्मल डाला है वो इस फ्लक्स लाइन के समांतर हो गया। समांतर यानी दो समांतर रेखाओं के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इस केस में जब आपका जो क्षेत्र है वो फ्लक्स लाइंस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो उसके वो जो आपने क्षेत्रफल लिया उसके नॉर्मल, उसको नॉर्मल कहते हैं, ये जो लंबवत लाइन आपने डाला है उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल और फ्लक्स लाइंस के बीच का जो एंगल है थीटा वो आपका जीरो हो जाता है, तो कॉस जीरो क्या हो जाता है, 1। तो आपका उस समय क्या होगा, आपका जो फ्लक्स होंगे वो उस केस में फ्लक्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। वही अगर हम दूसरा केस ले लें, दूसरा केस अगर हम लें इस तरीके से, फ्लक्स लाइंस ये है, ठीक है, और आपका जो एरिया है जिस एरिया में आपको कैलकुलेट करना वो इसके समांतर ही रखा गया है, वो फ्लक्स लाइंस के समांतर ही एरिया आपका रखा गया है। तो इस पे अगर आप लंब डालोगे तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। इसको अगर हम इस साइड से अगर लंब डालें तो क्या होगा, इस तरीके से। आप कैलकुलेट कर सकते हो ये जो लंब है आपका, इस एरिया के ऊपर जो आपने लंब डाला है उसके और ये फ्लक्स लाइंस के बीच के एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। तो उसका कोसाइन अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो उस समय फ्लक्स क्या हो जाएंगे, इस केस में जब आपका क्षेत्रफल जो आपने कंसीडर किया है वो फ्लक्स लाइंस के समांतर होगा, ये समांतर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो है उस समय जीरो हो जाएगा। वही अगर इसके लंबवत होगा, ये जो फ्लक्स लाइंस है उसके अगर लंबवत है आपका एरिया जिसमें आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उस केस में आपका जो फ्लक्स है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कब आपका फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है और फ्लक्स कब आपका मिनिमम होता है। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज चूंकि बहुत लंबा क्लास हो गया है तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बाकी जो चुंबकीय परिपथ से रिलेटेड जो कारक हैं वो आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके आगे के टॉपिक्स भी आपको नेक्स्ट क्लास में भी आपका यही जो लेसन है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, थैंक यू।